हेलो। हेलो दोस्त, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी प्यारे साथियों का आरडब्ल्यू के इस परिवार पर। तो मेरे दोस्त, मेरे साथी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे, शानदार, ज़बरदस्त होंगे। और आज हम रेशियो प्रोपोर्शन को बिल्कुल एंड करने वाले हैं। आपको पता है, बिल्कुल लास्ट की क्लास आपकी रेशियो प्रोपोर्शन की है। कल हमारा जो टॉपिक होगा वो एज का होगा, एज के बाद पार्टनरशिप का होगा, उसके बाद मिक्सचर एलिगेशन का होगा। तो इसमें हमारा जो होता है ना, एक सेगमेंट वाइज चल रही होती है क्लास। आज ये लास्ट क्लास है। जब आप आयु पढ़ते हो ना, ये अनुपात पढ़ते हो, तो अनुपात के अंदर ही हमें जो मिलती हैं देखने को, चार चीजें देखने को मिलेंगी। अनुपात में हमें एज देखने को मिलेगा, अनुपात में हमें पार्टनरशिप देखने को मिलेगा, ठीक है, अनुपात में हमें मिक्सचर एलिगेशन देखने को मिलेगा। अनुपात में ये चार टॉपिक एक साथ कंप्लीट होते हैं। इसके बाद एक और सेगमेंट आता है परसेंटेज का। फिर क्या आता है? परसेंटेज का सेगमेंट। और परसेंटेज में आप लोगों को जो चीजें देखने को मिलती है, परसेंटेज के अलावा प्रॉफिट एंड लॉस देखने को मिलता है, ये भी परसेंटेज से रिलेटेड होता है। इसी में आप लोगों को डिस्काउंट देखने को मिलता है, ये भी परसेंटेज से रिलेटेड होता है। इसी में सिंपल इंटरेस्ट देखने को मिलता है, ये भी परसेंटेज से रिलेटेड होता है। और इसी में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट देखने को मिलता है, ठीक है, और ये भी आपका सिंपल परसेंटेज से रिलेटेड होता है। ऐसे करके सेगमेंट वाइज हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे आता है टाइम एंड वर्क, ये एक सेगमेंट होता है टाइम वाला। जिस टाइम वाले में आता है टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वेजेस, समय और मजदूरी, ठीक है। इसी में पाइप टंकी आ जाता है। इसी में टाइम एंड डिस्पेंड टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस आ जाता है। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस आता है। इसी में ट्रेन, इसी में हमारा बोट एंड स्ट्रीम। ऐसे करके तीन सेगमेंट बनते हैं। और फिर एक अलग बनता है जिसमें एवरेज है, नंबर सिस्टम वगैरह, एलसीएम, एचसीएफ, ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है भाई। तो आइएगा, आज की इस क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। चलो, तो पहले आप फटाफट से इन चीजों को देखो। तो पहले अपने को ये कंप्लीट करना है, इसके बाद हम चलेंगे जैसे नंबर सिस्टम है, एलसीएम, एचसीएफ है, एवरेज की तरफ। तो पहले ये, फिर नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, एवरेज वगैरह, उसके बाद इन पे आएंगे और ऐसे करके हम इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया। यहाँ एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, इसका आंसर एक बार देने की आप लोग कोशिश करेंगे। क्या आंसर होगा? फटाफट आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ आप लोग देखेंगे, अभिषेक नरवाल मेरे दोस्त, स्वागत है। राहुल कुमार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साउंड में कंपन हो रहा है, ठीक है ना। फिर से बताइए एक बार प्लीज। मयूर मेरे दोस्त, आओ, एक बार फिर से बता दिया मैंने। क्लास का टाइम यही रहेगा, चेंज होगा? क्लास का टाइम यही रहेगा, क्लास का टाइम यही रहेगा। आवाज में दिक्कत आ रही है क्या भाई? आवाज में दिक्कत है कि कुछ? चलो, अब देखिएगा एक बार, आवाज सही आ रही है ना सर? साउंड क्लियर है? क्लियर है ना? चलो, देखो, दो व्यक्ति पी और क्यू की इनकम का रेशियो 5:6 है। दो व्यक्ति हैं पी और क्यू, इनकी इनकम का रेशियो जो है वो 5:6 है। ये आय का रेशियो है, पी और क्यू की आय का रेशियो, ये रेशियो है आय का। अब वो दोनों के दोनों सेम बचत कर रहे हैं, 200-200 रुपए की बचत कर रहे हैं, ठीक है। तो उनके जो खर्चे का रेशियो है, खर्चे का रेशियो 3:4 का है। खर्च का रेशियो क्या है? खर्च का रेशियो है 3:4 का। तो ये 3:4 यानी इनकम से खर्चा बोलो या इनकम से बचत बोलो, कब आता है? अगर मुझे इनकम से खर्चा चाहिए तो मैं बचत को माइनस करता हूं। मान लो कि मैं अगर 18,000 रुपए कमाता हूं और उसमें से 8,000 रुपए बचाता हूं, तो खर्चा मेरा 10,000 का है, ठीक है ना। चलो, तो आप बोलोगे सर दोनों लोग 200-200 रुपए की बचत कर रहे हैं, 200-200 रुपए की बचत कर रहे हैं दोनों लोग, ठीक है। इससे कर सकते हो या क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से, 1 सेकंड में हो जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से इसका आंसर बहुत जल्दी से आपको देखने को मिल जाएगा। कैसे? 5 से 6 हो रहा है, 3 से 4, तो 1 का 2 का अंतर, 2 का मान 200, 1 का मान 100,
और 6 का मान 600, तो Q की जो इनकम आएगी वो आप देख सकते हो कि सर 600 आएगी। ठीक, तिरछी गुणा इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं करूं, 5 चौक 20 माइनस 3 छिंग 18 बराबर 200 तिया 600, ये माइनस का 600 और माइनस 200 चौक 800, ये माइनस का 800। तो आप लोगों को दिखेगा 20 में से 18 गया 2, माइनस 600 प्लस 800 यानी कि 2 का मान 200, 1 का मान आएगा 100। 1 का मान 100, तो आप बोलोगे इस 6 का मान क्या बनेगा? क्यू की इनकम जो बनेगी, क्यू की इनकम बनेगी 6 का मान 600। अगर 1 का मान 100 है तो 6 का मान 600 होगा। और अगर इसको आप चाहें बिना किसी क्रॉस प्रोडक्ट के, तो आप लोग मेरे दोस्त बिना क्रॉस प्रोडक्ट के भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों की जो बचत है वो सेम है। तो आप देखोगे 5 से 6 इनकी आय है, 3 से 4 इनकी खर्च है। तो देखो 5 और 6 में 1 का डिफरेंस, 3 और 4 में 1 का डिफरेंस। ये मैं आपको बता चुका हूं, जब दोनों ही संख्याओं में एक साथ समान अंतर हो, 2-200 का हो, कितने का भी हो, डिफरेंस सेम रहना चाहिए। 5-6 में 1 का है, 3-4 में 1 का है। तो 6 में से 4 खर्च कर रहा है तो इसका मतलब 2 बचा रहा है, वो कह रहा है 2 नहीं बचा रहा, 200 बचा रहा है, तो यहां से भी 1 का मान 100 आएगा। तो इस 6 का मान 600 बनेगा, क्योंकि इनकम 600। तो ऐसे क्वेश्चंस आप देखते ही उड़ा सकते हैं। ठीक है, 200 रुपए माइनस क्यों किए मुझे बताओ जरा। है इनकम से खर्च की तरफ जाओगे तो बचत को माइनस करोगे तभी तो आगे बढ़ेगा। ठीक है ना। चलो, एक क्वेश्चन ये रहा, इसका आंसर देखने की कोशिश करें। ए और बी की इनकम का रेशियो 4:3 है, इनके खर्चे का रेशियो 5:2 है। दोनों लोग 4900 रुपए की बचत कर रहे हैं, तो आप इनकी आय बताओ कितनी है। आप इनकी आय बताओ। दोनों लोग 4900 रुपए का खर्चा करते हैं। दोनों लोग किसका खर्चा करते हैं? 4900, यानी दोनों का खर्चा जो है वो सेम है, सॉरी बचत जो है वो सेम है। और बचत सेम हो तो आप दोनों भी तरीके लगा सकते हो, चाहो तो क्रॉस प्रोडक्ट और ना चाहो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो। क्योंकि जो इन दोनों की इनकम है मुझे नहीं पता कितनी है, मान लो इनकी इनकम 8400 और 6300 है, और उसमें से 4900 बचत हो रही है, तो इसमें से भी 4900 की बचत, इसमें से भी। तो जो बचा हुआ खर्चा है उसका रेशियो सेम आना चाहिए, जो अंतर है अंतर रेशियो में सेम आना चाहिए, क्योंकि दोनों ही इनकम में से सेम अमाउंट को हम घटाते हैं। दोनों ही इनकम में से सेम अमाउंट घटाते हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट चाहो तो क्रॉस प्रोडक्ट और डायरेक्ट चाहो तो डायरेक्ट कैसे करेंगे। ए और बी है, इनकी इनकम का रेशियो अगर मैं बात करूं तो कितना है? इनकी इनकम का 4:3 है, और इनके खर्चे का जो रेशियो है वो कितना है? खर्चे का रेशियो जो है वो है मेरे भाई 5:2। और ये खर्चे का रेशियो कब आया? जब दोनों की इनकम में से 4900 रुपए की बचत हो रही है। जब दोनों की इनकम में से 4900 की बचत हो रही है, तो इसका मतलब इसकी इनकम में से भी 4900 माइनस कर दो, क्योंकि बचत करनी है इसकी में से भी। और जब दोनों ही अमाउंटों में से एक जैसी धनराशि घटाएंगे तो रेशियो का डिफरेंस सेम होना चाहिए। लेकिन यहां आप देखो डिफरेंस सेम नहीं है शायद। भाई यहां डिफरेंस है 5 और 2 में 3 का, और यहां डिफरेंस है 1 का। 1 का डिफरेंस है तो 3 की गुणा करो ऊपर, 3 चौक 12, 3 तिया 9, ये रेशियो सही है भाई। 12 और 9 यानी 12 कमाए 5 खर्च कर दिए, बी ने 9 कमाए 2 खर्च कर दिए, तो बचा कितने लिए? 9 कमा के 2 खर्च कर रहा है, तो बचत कितनी है? 9 में से 2 खर्च कर दिया, बचत है 7, वो कह रहा है 4900 की बचत है भाई। तो 1 का मान क्या होगा? 700, 7 सत्ते 49 है, तो 1 का मान 700। तो इस 12 का मान कितना होगा? 12 गुणा 700, तो 12 सत्ते 8400, और इसका मान क्या होगा? 9 गुणा 700, 9 सत्ते 6300। तो 8400 और 6300 इस सवाल का आंसर आएगा। ये रहा ऑप्शन नंबर ए में, 8400 और 6300 इस सवाल का आंसर आएगा। आप इसका आंसर दे सकते हैं। क्लियर है? हिमा बिल्कुल हो जाएगा। अजय कुमार या तो शेर या तो लोमड़ी, बिल्कुल सही बात है। ठीक है भाई, चलो। अजय कुमार कह रहे गुरुजी या तो शेर या फिर लोमड़ी, का मतलब ये उस बैच में थे जिसमें कहानी मैंने बताई आपको। ठीक है ना। चलो, क्लियर। आप में से कुछ बच्चे कहें गुरुजी ये क्रॉस प्रोडक्ट से हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा भैया, क्रॉस प्रोडक्ट से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये भी 1600 की बचत, एक जैसी बचत है। ये बताओ इनका मीन प्रोपोर्शन क्या होगा? मध्य अनुपाती 45x⁴। ठीक है सर, पहली बार में सिलेक्शन के लिए क्या करें? मेरी बात ध्यान से सुनो, पहली बार में ही सिलेक्शन लेना, उसको ऑप्शन मत बनाओ। कंपल्सन बनाना है तुम्हें, ये ऑप्शन मत रखो कि पहली बार में सिलेक्शन लेने की कोशिश करूंगा, कोशिश मत करना।
जितनी तैयारी आपकी फर्स्ट टाइम में होगी उससे ज्यादा कभी नहीं होगी, ये बात ध्यान रखना। क्योंकि आज आप इस टॉपिक को अगर पहली बार पढ़ रहे हो ना, कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं, तो आप बहुत दिमाग बहुत मन लगा के पढ़ रहे होगे। अगर अभी सिलेक्शन होगा तो बहुत बढ़िया, वरना फिर लंबा खिंच जाता है। क्योंकि अगली बार जब आप कोई बैच ले रहे होंगे, आपको कोई बैच फ्री मिल रहा होगा, आप किसी क्लास को ले रहे होंगे रेशियो प्रोपोर्शन, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको ऐसा लगेगा मुझको आते हैं, और आप इनको नहीं करोगे, और आपकी स्पीड वहीं मार खा जाएगी। ठीक है भाई। मध्य अनुपाती आप लोगों को पता है, मध्य अनुपाती होता है जो भी संख्या है दोनों को गुणा करके अंडर रूट में लिख दो। 45x⁴ और गुणा 5y²। देखो 45 को मैं तोड़ सकता हूं 9 गुणा 5, और x⁴ है गुणा 5y⁴ 2 है। और जहां 2 पावर होती है उसका आधा बाहर आ जाता है, पावर का आधा बाहर आ जाता है। जैसे आप लोगों को दिख रहा है 9, 3⁴ 2 होता है तो 3 बाहर, 5 2 बार ये आई गया तो 1 5 बाहर, x⁴ है आधी बाहर आ जाएगी x⁻², और y⁻² है तो आधी बाहर आ जाएगी y। ये आ गया बस। अब इसका आंसर आया 3 पंजे 15 x²y, 15x²y। ये बनेगा मध्य अनुपाती यानी मीन प्रपोर्शन। क्या बनेगा ये? मध्य अनुपाती यानी कि मीन प्रपोर्शन। 15x²y इस सवाल का आंसर बनेगा दोस्त। क्या बनेगा? 15x²y। ठीक है भाई, क्लियर? सर जी न्यू टॉपिक स्टार्ट करें प्लीज, बहुत दिन हो गए। बेटा अभी एक बात मैं बताऊं, केवल बहुत दिन हो गए इस आधार पे आप नए टॉपिक की मांग करोगे तो गलत है। आप ये कह दो कि रेशियो प्रोपोर्शन ठीक है जी, हम अपने आप देख लेंगे, अब मैं अभी शुरू कर दूंगा नया टॉपिक, बिल्कुल अभी। ठीक है, लेकिन कल को माना आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए हीरे का, और आप ये कहो ना तुमने छुड़वा दिया, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो। 3 + √5 है ये, 3 + √5 एक संख्या, और दूसरी संख्या है 15। और देखो ये जो अंडर रूट में 125 है ना, इसको हम लिख सकते हैं 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 पंजे 25 पंजे 125। 125 को क्या लिखा जा सकता है? 125 को लिखा जा सकता है 5 गुणा 5 गुणा 5। तो इस वाली संख्या को हम लिख सकते हैं 15 और माइनस। अब देखो जो 2 5 हैं उनमें से एक बाहर आ जाएगा, दूसरे भाई जो पेयर बना उसमें से एक बाहर आ जाती है संख्या। अगर अंडर रूट में 4 गुणा 4 लिखा हुआ है तो 4 बाहर आ जाता है। अब यहां तो 3 बार है तो 3 बार का तो बाहर नहीं आएगा, लेकिन हाँ 2 बार का बाहर आ जाएगा। ये और ये पेयर जो है इसमें से एक 5 बाहर बनेगा, और ये वाला 5 अकेला बचा तो ये अकेला रह जाएगा अंडर रूट के अंदर, ये अकेला रह जाएगा अंडर रूट के अंदर। तो दो संख्या जो बन रही है वो बन रही है 3 + √5 पहली संख्या, और दूसरी संख्या जो बन रही है वो बन रही है 15 - 5√5 ये दूसरी संख्या। इनका अगर मैं मध्य अनुपाती निकालूं यानी कि मीन प्रपोर्शन निकालूं, तो आपको इन दोनों संख्याओं का अंडर रूट करके और गुणा कर देनी है, और तीसरा कोई काम नहीं करना अपने को, और तीसरा कोई काम नहीं करना। ठीक है, यहां से आगे एक बात देखो। अभी एक बच्चा कह रहा है सर क्वेश्चन नंबर 4, अभी 4 बताऊंगा भाई, पूछ देख लेता हूं, 4 बताने लायक होगा तो बताऊंगा, वरना कोई बात ही नहीं है। ठीक है, चलो। यहां अब आपको गुणा करनी है अंडर रूट के अंदर। गुणा करना उम्मीद है आपको आता होगा। पहले 3 की गुणा 15 में, तो 15 तिया 45, फिर 3 की गुणा यहां तो माइनस है, ये तो माइनस 3 पंजे 15√5। ठीक है, ये हो गई जी। अब √5 की गुणा 15 में तो प्लस है, तो प्लस का आ जाएगा 15√5। अब √5 की गुणा यहां करोगे तो माइनस का 5√5 और गुणा √5, गुणा √5। भाई ये 5√5 माइनस का, इसमें इस वाले √5 की गुणा, तो माइनस 15√5 से प्लस का 15√5 खत्म। अंडर रूट में बचा 45 और -5 गुणा √5 गुणा √5, ये पूरा 5 बनेगा, तो ये बनेगा √45 - 25, तो ये बना अंडर रूट का 20। लेकिन मैं ऑप्शन देख रहा हूं 20 कहीं भी नजर नहीं आ रहा भैया, 20 कहीं भी नजर नहीं आ रहा। तो आप बोलोगे सर 20 कहीं नजर नहीं आ रहा, तो 20 में से कुछ कॉमन हो सकता है? हाँ,
ये होता है 2 दूनी 4 पंजे 20। तो 2 का पेयर अंदर बन गया, पेयर बनते ही 2 बाहर और रूट 5 अंदर, तो ये तो ऑप्शन है। हाँ भाई 2 रूट 5 तो ऑप्शन में है, 2 रूट 5 तो ऑप्शन में है, तो इसका मध्य अनुपाती हमें पता चल गया 2 रूट 5 बनेगा। मीन प्रोपोर्शन की बात करोगे तो 2 रूट 5 बनेगा, ये मैंने आपको वैसे भी कराया था मिक्स वाले में। ये वाला सवाल एक बच्चा कह रहा है कि सर मुझे कम समझ आया, एक बार मैं आपको बता देता हूं। भाई कितने लोग हैं जो इस सवाल को आराम से कर सकते हैं, बताओ फटाफट। ठीक है चलो। आपके क्लास से रिलेटेड कोई क्वेश्चन के डाउट होंगे तो मैं जरूर आपके कमेंट्स पढ़ूंगा, लेकिन आपका अगर डाउट ये होगा कि फला ये ढिमकाना ये वो लास्ट के लिए छोड़ता हूं मैं, बीच में वो पढ़ता ही नहीं हूं दोस्त, क्योंकि जो बच्चे को डाउट नहीं है उसका टाइम खराब नहीं होना चाहिए, मेन बात ये है। ठीक है, मान लो एक पर्टिकुलर, अभी जैसे 1500 2000 बच्चे देख रहे हैं, एक पर्टिकुलर बच्चे को कोई डाउट है कि मेरे फार्म में गड़बड़ हो गई, इससे उन 1499 बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जिसको ऐसे कोई डाउट्स होंगे वो मेरे दोस्त आप लास्ट के 5 मिनट रखो उन बातों के लिए हमेशा, क्योंकि आप उन 1499 बच्चों के टाइम को खराब नहीं करो, ये बात ध्यान रखना है। 3 अंकों की संख्या इस प्रकार है, इकाई अंक, दहाई अंक और सैकड़े का अंक 2 3 4 के अनुपात में है। तो देखो ये इकाई दहाई सैकड़ा ऐसे ही तो होता है, ये वाला अंक इकाई का होता है, ये वाला अंक दहाई का होता है, ये वाला अंक सैकड़े का होता है। इकाई का अंक कितना बताया, 2 रेशियो, दहाई का अंक 3 रेशियो, सैकड़े का अंक 4 रेशियो। बच्चा गलती कहाँ करेगा, बच्चा लिखता है 2 3 और 4 लिखता है, इसको क्या लिखता है 2 3 एंड 4 लिखेगा, लेकिन 2 3 एंड 4 नहीं है। ठीक है ना, 2 3 एंड 4 नहीं है सर। इसे में सर सिक्योर क्यों किया, ये समझे नहीं, सिक्योर क्यों किया, स्क्वायर क्यों किया, स्क्वायर नहीं किया कहीं भी। कुछ बच्चे ऐसे कहेंगे नहीं जी ऐसे लिखो ना, 2 3 4 है। अरे भाई आप सवाल को पढ़ो ना। अगर मैं आपसे ऐसे लिखूं कि बी और ए का अनुपात, बी और ए का अनुपात, बी और ए का अनुपात, बी और ए का अनुपात 3:4 है, तो ए अनुपात बी तो 4:3 होगा कि नहीं भाई। बी और ए का मतलब क्या है, बी का पहले वाला है, ए का बाद वाला है, तो हम ए और बी तो 4:3 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। तो भाई मेरे, उसने सबसे पहले आपसे बोला इकाई का अंक है 2, तो हमें इकाई पे 2 लिखना पड़ेगा, कभी आप यहां 2 लिख दो, वो तो सैकड़े का अंक है। दहाई यानी 10th प्लेस पे है 3 और सैकड़े का अंक 4 है, तो भाई मेरे इकाई पे 2 इस रेशियो में है, या तो संख्या 432 होगी, या इसका 2 गुने पे होगी, या इसके 3 गुने पे होगी, या इसके 4 गुने पे होगी। तो मैंने इसको देखा कि इस पे तो है नहीं, क्योंकि अगर मैं इसको 432 लूं तो उसने आगे बोला इसे अंकों को अगर हम पलट दें तो योग 1332 बनेगा। अब अगर हम इसको अंकों को पलट दें, यानी 432 को 234 कर दें, 2 को पहले, 3 को 3 की जगह 4 को, तो ये 1332 नहीं बैठता, बैठना चाहिए 1332। ठीक है, अब आप लोग देखो, इसको अगर मैं डबल कर दूं, डबल कर दूं, तो 2 चौक 8, 3 दूनी 6 और 2 तिया 2 दूनी 4। क्या संख्या 864 हो सकती है, अंकों को पलटो, 4 आगे 6 बीच में 8 ऐसे, क्या ये 1332 है, हाँ 1332 बन गया, तो सही संख्या बनेगी 864। अब वो सही संख्या नहीं पूछ रहा, वो कह रहा है उनके अंकों को उलटने से संख्या का डिफरेंस बताओ। तो 864 और 668, 468, इनके बीच अंतर, 14 में से 8 गया 6 बचेगा, 15 में से 6 गया 9 बचेगा, 7 में से 4 गया 3 बचेगा, अंतर आएगा 396। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, इसको एक बार देख जरूर लेना। ठीक है ना, ठीक है। क्या करेंगे सर, तब भी मल्टीपल ही देखेंगे, मोर टाइम कंज्यूम, मल्टीपल ही देखोगे और क्या, तब भी मल्टीपल ही देखोगे। ठीक है चलो, तो मध्य अनुपात, ये क्वेश्चन बताओ फटाफट से, ऐसे क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं क्या मुझे, इसका मिश्र अनुपात क्या होगा। अगले 5 क्वेश्चन 5 मिनट में देने, इसका आंसर बताओ। डबल क्यों किया, क्योंकि पहले सिंगल पे वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही थी कि जुड़ के 1332 आ जाए। ठीक है ना,
मिश्र, भाई मिक्स्ड प्रोपोर्शन मैंने आपको बता दिया है कि पहले पहले की गुणा करो, 2 छिक्के 12 धाम 120 रेशियो, 3 पंजे 15 निम्मा 135, 15 का पहाड़ा 15 अट्ठे 120, 15 निम्मा 135, 8:9 का रेशियो मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन आपको देना है। मिक्स प्रपोर्शन अगर आप लोगों को पता है तो आप आराम से इसका आंसर कर सकते हैं। 14 17 का डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा? 14 और 17 का डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा बताओ जरा? 14 और 17 का डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा? बताओ। 14 17 का डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो कुछ नहीं होता, केवल वर्ग करना है। डुप्लीकेट रेशियो कुछ नहीं होता, केवल वर्ग करना है। ठीक है, केवल और केवल क्या करना है? वर्ग। तो 14 का वर्ग और 17 का वर्ग, ठीक है, 14 का वर्ग 196, 17 का 289, ये होता है डुप्लीकेट। आप बताओ ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा? ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा बताओ जरा? भाई डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट, इनवर्स, प्रपोर्शन, रेशियो, ये सारी कहानी मैंने आप लोगों को बताई थी। ये सारी कहानी मैंने आप लोगों को बताई थी। तो आज ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, इसकी वर्कशीट आपको मिल जाएगी, आप उस वर्कशीट से चीजें कर सकते हैं। ट्रिप्लीकेट रेशियो होता है 3 का क्यूब कर दो और 5 का क्यूब कर दो, हो गया ट्रिप्लीकेट रेशियो। 3 तिया 9 तिया 27, 5 पंजे 25 पंजे 125, ये हो गया ट्रिप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट में वर्ग किया जाता है और ट्रिप्लीकेट में घन किया जाता है। डुप्लीकेट में किया जाता है वर्ग और ट्रिप्लीकेट में किया जाता है घन। ठीक है, चलिए। सब ट्रिप्लीकेट क्या होता है भाई? सब ट्रिप्लीकेट ये चीजें वो हैं जो आप लोगों ने पढ़ रखी हैं। सब ट्रिप्लीकेट 343 और 729 का एप्लीकेशन पर मिलेगी वर्कशीट। अभी वर्कशीट के बारे में लास्ट में कहानी, अब मैं वर्कशीट पर 3 मिनट 4 मिनट बोलूँ वो तो बेकार है, लास्ट में बात करेंगे। देखो अब मतलब बच्चा पूछता है वर्कशीट में सर सभी टाइप्स होंगे क्या? इसलिए मैं इन कमेंट्स को पढ़ना औचित्य नहीं है इनका। मतलब ये तो कोई टाइप क्वेश्चन ही नहीं हुआ कि वर्कशीट में सभी टाइप्स होंगे क्या। ऑब्वियसली होंगे दोस्त। ठीक है, तो सब ट्रिप्लीकेट के लिए आपको क्यूब रूट करना है। क्यूब रूट 343 और क्यूब रूट 729। तो 343 7 का क्यूब, 729 9 का क्यूब, 7:9 का रेशियो, ये बन गया सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। ये बन गया 7:9 का रेशियो, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। अब आता है एक क्वेश्चन, ये यहां इस वाले क्वेश्चन को और समझो। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को और समझो। पीवाईक्यू कब से लगाएं सर जी? चैप्टर खत्म हो जाए, इस चैप्टर के पीवाईक्यू खूब लगाओ आप। ठीक है, चैप्टर के हिसाब से पीवाईक्यू लगाते चले जाओ। अब कहानी को ध्यान से सुनेंगे, किसी भी कमेंट का फिलहाल मैं जवाब नहीं दूंगा आपके का। अब मैं पहले आपको 2 क्वेश्चन समझाऊंगा और 3 आपसे करवाऊंगा। उसके बाद आगे मैं आपसे कहानी का मतलब सार लूंगा भैया, फिर आपके क्वेश्चंस का जवाब दूंगा। सोने का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। अब ये लाइन को आप लोगों को समझना होगा कि सोने का जो मूल्य है भार के वर्ग के समानुपाती, सोने का जो मूल्य है भार के वर्ग के समानुपाती है। एक सोने को 3:2:1 के रेशियो में तोड़कर बेचने से 4620 रुपए कम प्राप्त होंगे। बिना टूटे सोने का मूल्य क्या होगा? अब एक बात मैं आपसे पूछता हूं, ये जो दे रखा है उसके अनुपात वजन का दे रखा है। वजन का अनुपात कितना है? एक सोना है वो टूट गया 3:2:1 के रेशियो में। किस रेशियो में टूटा? 3:2:1 के रेशियो में। अब सोने की कीमत क्या है? भार के वर्ग के समानुपाती। ठीक है, भार के वर्ग के समानुपाती। मैं अगर इसका मूल्य निकालूं तो मेरे प्यारे दोस्त मूल्य क्या होगा? इसका वर्ग करना पड़ेगा मुझे, यानी कि मूल्य इसका होगा 9। भाई भार का वर्ग, जो वजन दे रखा होगा रेशियो में
उसका वर्ग करना है, क्योंकि ये कह रहा है भार, बहुत इजी टाइप है, भार के वर्ग के समानुपाती, भार का वर्ग, इसका मूल्य क्या होगा, 2 है तो 2 का वर्ग, यानी इसका मूल्य बनेगा 4, और इसका वर्ग क्या होगा मूल्य, इसका मूल्य होगा 1। अच्छा एक और बात बताओ, जैसे कि मेरे पास ये मार्कर है, इस मार्कर को मैंने गिरा और ये बाई चांस टूट गया, और इसका एक टुकड़ा 100 ग्राम का, एक 200 ग्राम का, और तीसरा टुकड़ा 300 ग्राम का बना। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इसका मार्कर जो है ये मैंने तोड़ दिया, मान लो गिर के टूट गया ये, इसके 3 टुकड़े हो गए, मान लो पहला टुकड़ा 100 ग्राम का, दूसरा टुकड़ा 200 ग्राम का, तीसरा टुकड़ा 300 ग्राम का। तो अभी बता सकते हो कितने ग्राम का है बिना टूटे? क्या मुझे आप ये बता सकते हो? मैं फिर बोल रहा हूं, आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, कि इस मार्कर को अगर मैं गेर दूं बाई चांस और ये टूट जाए और इसके 3 टुकड़े हो जाए गलती से, पहला टुकड़ा देखूं वो 100 ग्राम का था, दूसरा टुकड़ा 200 ग्राम का हो जाए, और तीसरा टुकड़ा जो है वो 300 ग्राम का है, तो मुझे आप बता सकते हो अभी इसका वजन कितना है? अभी इसका वजन कितना है मेरे प्यारे भाई? क्या आप मुझे बता सकते हो? मार्कर ये था, मार्कर टूटा तो पहला हिस्सा था 100 ग्राम का, मैंने जब तोला, दूसरा हिस्सा था 200 ग्राम का जब मैंने तोला, और तीसरा हिस्सा मैंने उठाया उसको तोला, तो वो तीसरा हिस्सा बैठा 300 ग्राम का। तो क्या आप मुझे बता सकते हो इस मार्कर का अभी ये टूटा नहीं है, वजन कितना है? अभी ये टूटा नहीं है, वजन कितना है? इसमें ये मान लेना कुछ भी धातु नष्ट नहीं हुई, क्योंकि एक्स्ट्रा ब्रिलियंट बच्चा होगा, गुरुजी इसके कुछ चूरे भी तो टूट के इधर उधर हो गए होंगे। चूरे पूरे कहीं नहीं गए, अपने दिमाग को उतना सोचना है जो सब सोच सकते हैं, जैसा कि सब सोच रहे हैं सर अगर ये टूटा नहीं होता तो इसका कुल वजन 600 ग्राम है, इसका मतलब भाई 100 और 200 300 और 300 600, इसका मतलब 600 ग्राम इसका वजन होगा। अगर इसके 3 टुकड़े होते हैं, पहला 100 ग्राम, दूसरा 200, तीसरा 300, तो इसका वजन है 600 ग्राम। तो मैं आपसे पूछूं ये जो वजन है सोने का, अगर ये ना टूटता तो वजन क्या होता? ना टूटता तो, यदि ना टूटता तो वजन क्या होता? 3 2 5 और 1 6, 3 2 5 और 1 6, क्या 6 होता? बताओ, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। मुझे बताओ, अगर ये वजन, यदि ये हीरा टूटा ना होता तो इसका वजन कितना होता? 3 ग्राम का पहला हिस्सा, 2 ग्राम का दूसरा हिस्सा, 1 ग्राम का तीसरा हिस्सा, 3 2 5 और 1 कुल मिला के कितना? 6 ग्राम वजन होता। कुल मिला के 6 ग्राम, जैसे यहां आपने बताया 600, तो कुल मिला के 6, तो इसका ओरिजिनल मूल्य कितना होता फिर? मूल्य तो वर्ग के, उसके वजन के वर्ग के बराबर है, यानी मूल्य होता 36। मूल्य कितना होता? बिना टूटे हुए सोने की कीमत थी 36, और टूटने के बाद कीमत कितनी हुई देखो जरा, 9 और 4 13 और 1 14, कीमत हुई 14। वो कह रहा है इतने रुपए कम प्राप्त हुए, बताओ कितने का नुकसान है? 6 में से 4 गया 2, नुकसान कितने का है? अगर ना टूटा होता तो भाई मेरे 36 रुपए का बेचा जाता, और टूटने के बाद बेचा गया 14 का, तो नुकसान कितने का है? 6 में से 4 गया 2, 3 में से 1 गया 2, 22 का नुकसान है। वो कह रहा है 4620 का नुकसान है। वो कह रहा है 4620 का नुकसान है, 22 का मान है 4620, तो 1 का मान क्या होगा? 4620 में 22 का भाग कर दो, और जब आप 22 का भाग करोगे, 22 का भाग 22 दूनी 44 बचा 2, 22 एकम 22 और 0, 1 का मान 210 बना। और अब जो पूछे उसकी वैल्यू बता दो, अब जो पूछे उसकी वैल्यू बता दो। वो कह रहा है बिना टूटे सोने का मूल्य क्या है, या बिना टूटे शब्द का यूज ना करे, वो ऐसा कह सकता है सोने की ओरिजिनल कीमत क्या है। तो भाई मेरे सोने की ओरिजिनल कीमत अगर पूछेगा तो ये है, बिना टूटे सोने की कीमत, बिना टूटे 36 है, बिना टूटे कीमत है 36, 1 का मान 210, तो 36 गुणा 210, 0 36 एकम 36 का 6 हासिल 3, 36 दूनी 72, 3 75, आंसर आएगा 7560, ऑप्शन नंबर सी। ये सवाल आपने समझ आ गया? सही है। एक और मैं बताऊंगा, फिर आपको 2 बताने हैं, चैप्टर कंप्लीट है। फिलहाल समझिएगा मैं क्या समझा रहा हूं आप लोगों को, पहले इस सवाल को फिर समझा रहा हूं। कोई सोना है, उसका जो मूल्य है भार के वर्ग के समानुपाती है, यानी कि भार आपको दे रखा होगा, उसका वर्ग कर दो, मूल्य मिल जाएगा। अगर भार 3 है तो मूल्य 9 है,
भाग 4 है उसका भार, तो मूल्य 16 है। अगर भार 5 है तो मूल्य 25 है। भार 7 है तो मूल्य 49 है। भार 9 है तो मूल्य 81 है। यानी कि मूल्य क्या है? भार का वर्ग। ये वजन दे रखा था वेट 321, तो मूल्य निकालू तो इसका वर्ग कर दो, 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1, यानी टूटे हुए की कुल कीमत है 9 और 4 13 और 1 14। टूटे हुए की कुल कीमत 14 है। टूटे हुए की कुल कीमत 14 है। लेकिन अगर ये टूटा ना होता तो वजन होता 3 2 5 और 1 6, तो 6 होता तो कीमत होती 36, क्योंकि कीमत तो वजन का वर्ग करने पे मिलती है। ठीक है ना? अब आप एक बात बताओ, 36 की बजाय 14 में बेचना पड़ रहा है तो नुकसान है 22 का। वो कह रहा है 4620 कम मिल रहे हैं। एक का मान 210, भाई 22 की वैल्यू 4620 है, इसका 210। बिना टूटे की वैल्यू पूछेगा तो 36 गुना 210, एक का मान है 210, बिना टूटे का मान 36, तो 36 गुना 210। पूछ लेता टूटने के बाद कीमत कितनी है, तो 210 की 14 में गुना करते, टूटने के बाद तो 14 रेशियो उसकी कीमत रह गई। ठीक है ना? चलो चलो, सर बैकग्राउंड चेंज कर दो, आई पर डिफेक्ट पड़ता है। पर तुम्हारी पूर्ति तो नहीं हो पाएगी कैसी भी। पहले वाइट बैकग्राउंड होता था, तुमने धमाधड़ कमेंट कर करके इसको ब्लैक करवा लिया। अब नुका जी इससे भी दिक्कत है। ठीक है, देखो, ना पढ़ने के 100 बहाने मिलेंगे। पढ़ने का एक बहाना ढूंढ लो कि बस अपनी नौकरी चाहिए मुझे। एक बहाना पढ़ने का ढूंढ लो, ना पढ़ने के तो 100 अपने आप मिल जाएंगे तुम्हें। स्केयर क्यों किया? विशाल मेरे प्यारे दोस्त, अगर तुम पढ़ लिए होते इसके क्वेश्चन को तो तुम्हें समझ आ जाता है। मेरी बात ही सुन लेते। बात सुन ले करो, पहले तुम उतारने जो बैठ जाओ यहाँ गड़बड़ होती है। एक बच्चा कह रहा है स्क्वायर क्यों किया? ये क्या लिख रहा है? भार के वर्ग। अच्छा, स्क्वायर वाले हो तुम? ये देखो, स्क्वायर वाले है ना ये, तो भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। प्राइस ऑफ गोल्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। ठीक है ना? चलो आ जाओ, यहां देखोगे क्वेश्चन को, एक एक चीज मैं बताऊंगा आपको, फिर एक एक चीज आप बताओगे मुझे, तब जाके तसल्ली होगी हमें। ठीक है, चलिएगा। भाई बैकग्राउंड मैं अपने हिसाब से रख लूंगा। मुझे अब मैं फिर वही बात कह रहा हूं, आपका कमेंट पढ़ना मतलब जबरदस्ती की चीज है। लास्ट के 5 मिनट बोला करो, यहां अगर क्वेश्चन समझना है तो वो बता दिया करो, और क्वेश्चन भी मैं यही बताऊंगा बस। अब आप अगर आधे घंटे बाद ये कहोगे ना कि गुरुजी 23वां बता दो, भैया फिर तो पीछे जाके देखना पड़ेगा। ठीक है, चलो यहां आओ एक बार। एक कह रहे गुरुजी 18वां लगातार, 18वां, 18वां भाई खुद कर लो, एक एक रेशियो आएगा। इसी क्लास में मैं करवा चुका हूं 18वें को, 1:1 का रेशियो आएगा। कर लेना नितिन पाल, हर चीज के ऊपर डिपेंड मत हो। एक सवाल यहां पढ़ो, ये कह रहा है एक हीरे की कीमत उसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती बोले या समानुपाती बोले एक ही बात है, आपको परेशान नहीं होना। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। द प्राइस ऑफ अ डायमंड इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट, यानी वजन का वर्ग कर दो, आपको हीरे की कीमत मिल जाएगी। वजन का वर्ग कर दो, तो मैं अगर वजन की बात करूं तो ये आगे कह रहा है आपसे, एक हीरा, एक बार यह हीरा वजन के 4:3:2:1 के अनुपात में 4 टुकड़ों में टूट गया। 4 टुकड़ों में टूट गया, वजन का रेशियो पता है। अगर वजन का रेशियो पता है तो मूल्य निकालना बहुत इजी है। मूल्य तो वर्ग कर दो, मूल्य आ जाएगा। ठीक है, जब टुकड़ों को बेचा गया तो व्यापारी को उस हीरे के एक नग की कीमत से 63,000 रुपए कम मिले। 63,000 टूटने के बाद भैया कीमत तो खराब हो ही जाती है, टूटने के बाद 63,000 रुपए कम मिल रहे हैं। हीरे की ओरिजिनल कीमत बतानी है, हीरे की ओरिजिनल कीमत बतानी है। पहली बात मैं आपसे बोलूं, वजन है 4 3 2 एंड 1, और मैं एक और बोल रहा हूं, यदि ना टूटता तो वजन क्या होता? यदि ना टूटता तो वजन क्या होता? यदि ना टूटता तो वजन होता 4 3 7 2 9 और 1 10, तब वजन होता मेरे दोस्त 10। ये बात भी आप लगातार लगे हाथ लिखते चलो। अगर ये हीरा ना टूटा होता, अभी तो इसका वजन है 4 3 2 1 टूटने के बाद,
अगर नहीं टूटता तो 4 3 7 2 9 और 1 इसका वजन होता तब 10। बात तो सच है। तो हीरे की कीमत क्या है? वजन के वर्ग के बराबर। तो इसकी मूल्य निकालूं अगर मैं, 4 का वर्ग 16 है, इसका कीमत है, इस हिस्से की कीमत 16 है। जिसका वजन 3 है उसकी कीमत है 3 का वर्ग 9। जिसका वजन 2 है उसकी कीमत है 2 का वर्ग 4। और इसकी कीमत है 1। और अगर ना टूटता तो इसकी ओरिजिनल कीमत होती 100। ओरिजिनल कीमत होती इसकी 100। अगर ना टूटता तो ओरिजिनल कीमत होती इसकी 100। ठीक है ना? अब आप एक बात बताओ, इसको अगर मैं जोड़ूं तो टूटने के बाद कीमत कितनी बन रही है? 16 और 9 25, 4 29 और 1 30। मेरे भाई टूटने के बाद कीमत बन रही है 30। यहां तक किसी को डाउट हो तो पूछ लो अभी। आप अगर 15 मिनट बाद बोलोगे 24वां क्वेश्चन, आई एम सॉरी, तब मैं नहीं बता पाऊंगा। मैं अभी बता रहा हूं, टूटने के बाद हीरे की कीमत रह गई 30। और अगर नहीं टूटा हुआ होता तो हीरे की कीमत थी 100। अगर नहीं टूटा रहा होता तो हीरे की कीमत 100 थी, और वैसे अब 30 रह गई। थम्स अप कर दो जिसको यहां तक ये क्वेश्चन समझ आ गया, क्योंकि अगले तीनों आपको करने हैं। थम्स अप कर दो जिसको ये क्वेश्चन यहां तक समझ आ चुका है मेरे दोस्त। बताओ फटाफट से एक बार मेरे प्यारे भाई, थम्स अप कर दो। ये टाइप कंप्लीट है फिर। जिसको यहां तक कोई दिक्कत ना हो वो थम्स अप जरूर कर देना। सी आंसर आप लोग ज्यादातर बच्चे दे रहे हैं। सी आंसर आप में से ज्यादातर बच्चे दे रहे हैं। तो लो, मैं आपके हिसाब से सी लिख देता हूं फिलहाल। मुझे नहीं पता आंसर क्या होगा। ठीक है, आपके थम्स अप आ चुके हैं। मैं फिर भी बता रहा हूं, वजन 4 3 2 1। और वजन का अगर वर्ग कर दूं तो उसका मूल्य निकलेगा। वजन का मैंने वर्ग कर दिया। वर्ग करा, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1। 16 9 25, 4 29 और 1 30। टूटने के बाद कीमत रह गई 30। अगर टूटा नहीं होता तो उसकी कीमत वजन होता 10, कीमत होती 100। बताओ कितना घाटा हुआ? वो कह रहा है टूटने के बाद 63,000 रुपए कम मिले। लेकिन आप देखो, टूटने के बाद बिना टूटे 100 कीमत थी, अब 70 है। तो नुकसान कितने का है, या कितना कम मिला? कितना कम मिला? आप बोलोगे 70 कम मिल रहा है भाई। 100 की बजाय 30 मिल रहे हैं मुझे टूटने के बाद। 100 की बजाय 30 मिल रहे हैं, वो कह रहा है तो 70 कम है, तो इसका मतलब 63,000 की कीमत 70। एक का मान आएगा 63,000 भाग 70। एक जीरो से एक जीरो खत्म, एक का मान 7 नाम 63, एक का मान 900। पूछ रहा है ओरिजिनल कीमत, मतलब बिना टूटे हुए कीमत। तो ओरिजिनल कीमत आप बोलोगे सर 100 है, 100। लेकिन एक का मान है 900। तो 100 गुणा 900 मतलब 90,000। भाई 9 के आगे 4 जीरो हो जाएंगी, तो आपका जो आंसर आ रहा है सी कतई सही है भैया। आपका आंसर भी सही है कतई। 90,000। ठीक है भाई। 70 वो कह रहा है 63,000 कम मिल रहे हैं, मैं कह रहा हूं 100 मिलने चाहिए थे, मिल रहे हैं 30। हम कह रहे हैं 70 कम मिल रहे हैं। वो कह रहा है 63,000, हम कह रहे हैं 70। तो 70 का मान 63, एक का मान 900, और 100 कीमत है ओरिजिनल 90,000। अब एक क्वेश्चन मेरा है आप लोगों से, प्लीज इसका आंसर जरूर दे। विक्रम सिंह सर हमेशा कंफ्यूज होता, पहली बार समझा। ठीक है, इसमें एक नग का पूछा है। एक नग का मतलब एक हीरे की कीमत पूछी है बेटा जी, एक हीरे की कीमत बता दो चुप। ठीक है, हीरे का कीमत आप करोगे सॉल्यूशन, मैं वेट करूंगा आपके आंसर का। हीरे का कीमत, देखो हीरे का कीमत इसके भार के वर्ग के सीधा समानुपाती। भार का वर्ग बोल दे, समानुपाती बोल दे, या अनुक्रमानुपाती बोल दे, एक ही बात है। कीमत दे के वजन पूछेगा तो जैसे पूछेगा कर देना। ठीक है, क्या पूछा है? हीरे की मूल कीमत, तो मूल कीमत ही तो बताइए। बताओ भाई। मैं तेजी से करूंगा अब, मैं तेजी से करूंगा, ये बात ध्यान रखना। भाई हीरे की कीमत है 1 2 3 4 के रेशियो में, 1 2 3 4।
ये वजन है, ना टूटता तो वजन कितना होता? 4 3 7 2 9 और 1 10। मूल्य हो जाएगा 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16। इनको जोड़ोगे तो ये बनेगा सारा 30 रुपए और इसका कीमत बनेगी 100 रुपए। तो आप एक बात बताओ, वो कह रहा है हीरे का एक प्रारंभिक मूल्य 2 लाख है, इस 100 की कीमत दे रखी है 2 लाख। ढाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, एक का मान आया 2,000। अब पूछ रहा है कितने रुपए की हानि हुई। हानि कितने की हुई? 100 की चीज 30 में बेच रहे हैं तो लॉस जो हुआ, लॉस हुआ 70 का। हानि जो हुई, हानि हुई 70 की। एक का मान 2,000 तो 70 गुणा 2,000, 1,40,000 आंसर। 1,40,000 आंसर इस सवाल का। कितना आंसर? 1,40,000। उम्मीद है सबको समझ आया होगा। 1,40 बताओ भाई, 1,40 सबका आंसर आ रहा है? T4 सही, 40 आंसर होगा, बिल्कुल सही है। 140 के भाई यहां देख लो, ये है इसका वजन 1 2 3 4 के रेशियो में, और ये है इसका मूल्य। तो मूल्य क्या है? वर्ग के समानुपाती या वर्ग के अनुक्रमानुपाती। तो एक वजन है, उसकी कीमत भी एक होगी, एक का वर्ग। 2 का वर्ग 4, 3 का 9, 4 का 16 है। तो जब आप देखोगे, इसको जोड़ा मैंने, 16 9 25 4 29 और 1 30, टूटने के बाद 30 का है। टूटा ना होता तो 100 का था। ठीक है, चलो 70 से भाग दें इसमें 100 से। बेटे ओरिजिनल कीमत, हीरे की ओरिजिनल कीमत 2 लाख है, तो ओरिजिनल कीमत यहां तो 100 रेशियो में आ रही है, 100। तो 100 का मान 2 लाख। पिछले वाले में 63,000 कम मिले थे बेचने पे, तो हमने अंतर देखा था। 70 का मान 63 था, ओरिजिनल पूछा था। इस बार ओरिजिनल दे के अंतर पूछा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ये लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का आप मुझे बता दो, इसका आंसर क्या होगा। फिर मैं एक और छोटा सा टाइप आपको बता रहा हूं, 1 मिनट में बस। तो संडे मॉक कब से मिलेगा? अभी मिलेगा, थोड़ा सा कोर्स होने दो तब। तरह से सवाल में कीमत हमेशा वर्ग के समान देगा, 99% वर्ग के, वरना घन के समान दे सकता है, उसके तो हाथ में है, कुछ भी बोल दे। भाई ये भी बोल सकता है कि हीरे की कीमत जो है उसके भार के घन के बराबर है, वर्ग की जगह घन बोल दे तो हम घन की तरफ मुड़ जाएंगे। अपने को क्या, बताओ जल्दी से। संगमरमर की कीमत अपने भार के वर्ग के समानुपाती है। आ गया काम। संगमरमर की कीमत अपने भार के वर्ग के समानुपाती है। जर्नली वर्ग पे क्वेश्चन आता है, घन पे आ जाएगा तो भी डरने की जरूरत नहीं है। संगमरमर 3 टुकड़ों में टूटता है जिसमें भार, पेन मत चलाओ इसमें, पेन मत चलाओ भाई तुम, ओए योगिंदर पेन मत चलाओ तुम। इसमें संगमरमर 3 टुकड़ों में टूटता है जिसमें भार का अनुपात है 4 3 5। यदि संगमरमर भारानुसार 3 बराबर भागों में टूट जाते तो 1,800 रुपए का नुकसान होता। तो वास्तविक संगमरमर का मूल्य बताओ। ओ माय गॉड सर, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। अरे मत पढ़ो, तुम्हें ऐसा लगता है बिना पढ़े काम चल जाएगा, बिल्कुल मत पढ़ो। ठीक है, बाकी जिस चीज में मन लग रहा है वो कर लो, अगर सही है तो। कुल मिला के आपको पैसे कमाने का सोचना है सही तरीके से। जीवन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा पैसा, अगर आप उसे सही तरीके से कमाते हो। गलत तरीके से कमाओगे तो वो आपको खत्म कर देगा जल्दी। ठीक है, आपको, आपके परिवार को परेशान रखेगा वो। ठीक है, अब पैसे कमाने के लिए जरूरी नहीं है कि आप तैयारी ही करो, पढ़ो ही। भैया दुनिया में 1 लाख काम है, कुछ भी करो, मन नहीं कर रहा मत करो। चलो, तो आप कह रहे हो इसका जो वजन है, वो वजन क्या है? 3:4:5। ठीक है, ना टूटता तो कितना होता? ना टूटता 5 4 9 3 12। ठीक है, कह रहा है यदि संगमरमर भारानुसार 3 बराबर भागों में टूट जाता है। अब एक बात बताओ, कीमत पहले मैं इसकी निकालूं। इसकी कीमत होगी 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25। 16 9 25 25 50। कीमत हुई 50।
यदि संगमरमर भार अनुसार 3 बराबर बराबर भागों में टूट जाता है, यदि संगमरमर भार के अनुसार 3 बराबर भागों में टूट जाता है का मतलब समझ रहे हो? अभी जो भाग इसके टोटल हैं 12, यदि बराबर बराबर टूटता, यदि बराबर टूटे, यदि बराबर टूटे तो इसके जो वजन होंगे वो 4 4 4 होंगे। भाई 12 है उसका टोटल वेट, टोटल वेट हम नहीं छेड़ेंगे, टोटल वेट हम नहीं छेड़ेंगे, 12 उसका टोटल वेट है। वो कह रहा है यदि संगमरमर 4 बराबर बराबर हिस्सों में टूटेगा तो 1800 का नुकसान हो जाएगा। अच्छा जी, अगर बराबर बराबर में टूटेगा तो कीमत कितनी बनेगी? 4 का वर्ग 16 है, ये 4 का वर्ग 16 है, ये 4 का वर्ग 16 है, 16 16 16, तो यानी फिर पैसा मिलेगा 48। अगर टूटता है 3 4 5 के रेशियो में तो 50 रुपए मिलते हैं, और टूटता है बराबर बराबर हिस्सों में तो 48 मिलते हैं। तो नुकसान तो हो रहा है। कितने का नुकसान हो रहा है आप देखो, लॉस हो रहा है 50 से 48 यानी 2 का, वो कह रहा है 1800 का, तो एक का मान आएगा 900, एक का मान आएगा 900। लेकिन कह रहा है हीरे का वास्तविक मूल्य बताओ। ओरिजिनल प्राइस तो उसका 12 का वर्ग यानी 144 होगा। भाई ओरिजिनल प्राइस क्या होगा? उसका पूरा वजन 12 है, 12 का मान 144 उसका वजन होगा। तो ओरिजिनल प्राइस क्या होगा? ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस तो आप बोलोगे 144 और एक का मान 900, तो 2 जीरो, 9 चौक 36 का 6 हासिल 3, 14 निम्न 126, 126 और 3 129। तो इसका मतलब है ओरिजिनल प्राइस 1,29,600, 1,29,600। क्वेश्चन जैसे जैसे बोले वैसे वैसे करते रहो, ठीक है? क्वेश्चन जैसे जैसे बोले वैसे वैसे करते चले जाओ। भाई वो कह रहा है हीरे का जो कीमत है वजन के वर्ग के समानुपाती है, उसका भार है 3 4 5 के रेशियो में, ठीक है? 3 4 5 उसका वजन है, ना टूटा होता तो 3 और 4 7 और 5 12 वजन होता। तो इसकी कीमत होगी 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, कुल मिला के 9 और 16 25 और 25 50। अब ये ओरिजिनल कीमत के साथ तुलना नहीं कर रहा, इसने बोल दिया, ये कह रहा है यदि संगमरमर भार के अनुसार 3 बराबर भागों में टूटता, समझ लो 12 ग्राम का संगमरमर है, इसको 3 बराबर बराबर हिस्सों में मुझे तोड़ना है। 12 ग्राम का संगमरमर है, 3 बराबर बराबर हिस्सों में तोड़ूंगा तो पहला हिस्सा 4 ग्राम, दूसरा 4 ग्राम, तीसरा 4 ग्राम, और तो कुछ नहीं होगा। भाई ध्यान से सुनो, इसने इस लाइन ने सारा कुछ चेंज कर दिया। यदि संगमरमर भार के अनुसार 3 अलग अलग बराबर बराबर भागों में टूट जाएगा, तो है तो 12 ग्राम का ही, तो 12 ग्राम के को अगर मैं बराबर बराबर तोड़ूं तो 4 ग्राम 4 ग्राम 4 ग्राम हो गया 12, तो कीमत 4 का वर्ग 16, 4 का वर्ग 16, 4 का वर्ग 16 48 बनेगी। वो कह रहा है अगर बराबर बराबर भागों में टूटेगा तो 1800 का नुकसान होगा। तो पहले 50 का बेच रहा था, अब 48 का, तो लॉस हो गया 2 का, 2 का मान 1800, 1 का 900। ओरिजिनल कीमत होगी, ओरिजिनल वजन तो 12 है, 12 वाले की कीमत 144 होगी, तो 144 गुणा 900, 1,29,600। बढ़िया सा क्वेश्चन है एकदम, ठीक है ना? बढ़िया क्वेश्चन है एकदम। तो ये वाले क्वेश्चंस आपको खुद कर लेने, अब धुआंधाड़ अपने आप कर लेना। ये वाला क्वेश्चन देख लो, फिर नमस्ते टाटा बाय बाय, 2 मिनट आपके साथ चर्चा करेंगे, बात खत्म हो जाएगी। पृथ्वी पर भूमि और पानी का रेशियो, पृथ्वी पर भूमि और पानी का रेशियो कहां पर? पृथ्वी पर जो रेशियो है 1:2 का है, और उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध में ये जो अनुपात है वो 2 और 3 का है। तो आप बताओ दक्षिणी गोलार्ध में पानी का और भूमि का अनुपात क्या होगा? दक्षिणी गोलार्ध में रेशियो पूछा है आपसे, दक्षिणी गोलार्ध, इसमें आपसे पूछा है भूमि और पानी का रेशियो। अब इस वाले क्वेश्चन के लिए आप लोगों को थोड़ी सी ज्योग्राफी की जानकारी होनी जरूरी है, जो कि मैं जानता हूं होगी। थोड़ी सी जानकारी ज्योग्राफी की होनी जरूरी है। कैसे? देखो मैं आपको बताऊं, माना ये पृथ्वी है, ये बीच में से अगर ये नॉर्थ हेमिस्फेयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध है, अगर ये उत्तरी है तो ये दक्षिणी गोलार्ध होगा, ठीक है? अगर ये उत्तरी गोलार्ध है तो ये दक्षिणी गोलार्ध होगा। पृथ्वी का मतलब आप ऐसे करके समझ लो। तो मैं ये आपको बताना चाह रहा हूं कि ये बिल्कुल बीचों बीच होती है। अगर इसका एरिया 1 है तो इसका एरिया भी 1 ही होगा।
तो कहने का मतलब आप मुझे बताओ पृथ्वी का एरिया क्या होगा। तो अगर मेरे दोस्त इसका उत्तरी गोलार्ध का एरिया 1 है, दक्षिणी गोलार्ध का एरिया 1 है, तो पूरी पृथ्वी का एरिया क्या है, 2 होगा। तो मैं यही बात आपको बोल रहा हूं, उत्तरी गोलार्ध का एरिया कितना है, 2 और 3 5, तो पूरी पृथ्वी का 10 होना चाहिए। ये बात समझ लो, पूरी पृथ्वी का 10 होना चाहिए। अगर मैं आपसे कह रहा हूं उत्तरी गोलार्ध का एरिया कितना है, 2 और 3, भाई 2 हिस्से पे भूमि 3 हिस्से पे पानी, तो 2 और 3 कुल मिला के 5 एरिया बन रहा है। तो पूरी पृथ्वी का एरिया बनना चाहिए 10। तो आप बोलो पूरी पृथ्वी का कितना बन रहा है गुरु, 2 और 1 3। यार ये तो डबल भी नहीं हो सकता, 3 को 10 भी नहीं बना सकता मैं गुणा करके। क्या हम 10 बना सकते हैं 3 को गुणा करके, आप बोलोगे नहीं बना सकते। तो हमारे एक काम बढ़ा, पहले बराबर करो, ऊपर वाले में 5 की और नीचे वाले में करो 3 की। तो ये 5 तिया 15, ये 3 पंजे 15 बनेगा, लेकिन बराबर नहीं होना चाहिए, पृथ्वी का होना चाहिए डबल। तो पृथ्वी को कर दो डबल, यानी ऊपर करो 2 पंजे 10 की गुणा, तो 10 एकम 10, 10 दूनी 20, और नीचे 3 की, 2 तिया 6 और 3 तिया 9। अब देखो इसका एरिया कितना है, 20 और 10 30, और इसका एरिया 9 और 6 15। तो बन गई ना बात, पृथ्वी का एरिया 30 है, उत्तरी गोलार्ध का 15 है, तो उत्तरी से डबल होना चाहिए पृथ्वी का बस। ठीक है, तो आप देखो 10 हिस्सा पूरी पृथ्वी पे है भूमि का, उसमें से 6 उत्तरी गोलार्ध में है, तो 10 में से 6 हटा दो तो 4 दक्षिणी गोलार्ध में होगा। 20 हिस्सा पानी का पूरी पृथ्वी पे है, उसमें से 9 उत्तरी में है, 20 में से 9 हटा दो तो 11 दक्षिणी में होगा। 11-4 का रेशियो, सॉरी 4-11 का रेशियो इस सवाल का आंसर। थोड़ा सा आपको ज्योग्राफी के बारे में पता होना चाहिए, और कुछ नहीं है इसमें। थोड़ा सा किसके बारे में पता हो मेरे प्यारे भाई, ज्योग्राफी के बारे में। ये बात ध्यान रखना, पृथ्वी पे एरिया जो होगा उत्तरी गोलार्ध का जस्ट डबल होगा। भाई ये समझ लो, ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी है, तो ये इसका एक इना अनुपात है एरिया, तो इसका भी एक ही है। तो पूरी पृथ्वी का तो 2 होगा, उत्तरी का डबल होगा। तो मैंने देखा उत्तरी गोलार्ध पूरी पृथ्वी का एरिया था 1 और 2 3, और उत्तरी गोलार्ध का था 2 और 3 5। तो भाई पृथ्वी का डबल होना चाहिए, 100 बातों की एक बात है इसमें। ठीक है, तो 5 और 3 को बराबर किया पहले, 3 और 5 की गुणा करके, यहां 5 की यहां 3 की गुणा करी। लेकिन ये तो 3 पंजे 15 और 5 तिया 15 बनता, लेकिन मुझे पृथ्वी पे डबल करना है, तो पृथ्वी में 2 की गुणा और करी मैंने। तो पृथ्वी पे गुणा करी 10 की, और यहां गुणा करी 3 की, तो ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 15। तो पृथ्वी डबल हो गई, हाँ जी। तो 10 की गुणा करोगे तो 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 3 की करोगे 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 20 टोटल भूमि है 10, उसमें से 6 उत्तरी गोलार्ध में है, तो 4 है दक्षिणी गोलार्ध में। ऐसे ही पानी 20 है, 9 उत्तरी में है, तो 11 दक्षिणी में है। अब ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। पृथ्वी की पूरी सतह पर भूमि 3-5 का रेशियो है, उत्तरी गोलार्ध में 7-9 है, 9 और 7 16 है, तो ये 32 होना चाहिए, 5-3 8। तो इसमें केवल 4 की गुणा करनी है मुझे, केवल 4 की, हो गया बट डबल, 4 तिया 12, 4 पंजे 20। आंसर 20 में से 7 गया, 12 में से 7 गया 5, 20 में से 9 गया 11, 5 11 इसका आंसर। कैसे आपको खुद देखना है ये, क्योंकि इसका कुल मिला के कितना हो गया, 20 और 12 32। इसका डबल है कि नहीं 16 का, हाँ डबल है सर, डबल है, तो बात खत्म, क्लास खत्म, चैप्टर खत्म। ठीक है भाई, कल मुलाकात होगी नए चैप्टर एज के साथ। तब तक के लिए दोस्तों टाटा बाय बाय, सी यू अगेन टुमारो। ठीक है।